नमस्कार दोस्तों। तो आज हम उस किताब का फिर से चर्चा करेंगे जिस बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कई देशों में बैंड है क्योंकि इस किताब में ऐसे ऐसे रहस्य दिया गया है जिस वजह से कई देशों ने इसको बैंड कर दिया है। आज हम इसके रूल नंबर 8 को देखेंगे। दूसरों को अपने पास बुलाया, जरूरत पड़ने पर दाना भी डाले। मेरा सवाल है कि जितने भी शक्तिशाली आदमी होते हैं वो क्यों दूसरों को अपने पास बुलाते हैं और क्यों दूसरों को अपने पास बुलाने के लिए कुछ उसको देते हैं या क्या करते हैं। तो मैं इस सवाल का आंसर एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूं। आइए। भालुओं का शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगाता। अगर भालू को यह पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ना लगभग असंभव होता है। और मान लीजिए अगर किसी ने उसका पीछा भी किया, पकड़ भी लिया, तो वह हिंसक हो जाएगा। इसीलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करता और इसके बजाय वह फंदे में शहद लगा देता है। वह भालू का पीछा करके खुद को नहीं थकाता है। वह भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता है। वह तो बस फंदा तैयार कर देता है और फिर इंतजार करता है। अच्छे योद्धा कभी दूसरे के पास नहीं जाते बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देता है। यह दूसरों के खालीपन और खुद को भरे होने का सिद्धांत है। जब आप अपने विरोधियों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी शक्ति हमेशा खाली होती है। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक आपकी शक्ति हमेशा भरी होती है। खालीपन पर हमला करना अंडे पर पत्थर मारने की तरह है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए कि अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो यहाँ वहां भागने, समस्या सुलझाने और शत्रु को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा। मैं घटनाओं पर नियंत्रण करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में क्यों उलझा रहता हूं। ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। जवाब आसान है। शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को ही प्रभावी काम मान लिया है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है और जिसके पास नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होता है। इस स्थिति के पास पहुंचने के लिए आपके पास दो चीजें होने चाहिए। पहला, आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा। दूसरा, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा रहा होगा, इसीलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उसे गलतियां होगी। समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या बैठक में दूसरों व्यक्ति आपके पास इलाके में या आपके पसंद के इलाके में आए। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है। अगर आप दूसरों को अपनी कब्र खोदने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो खुद क्यों करें। चलिए, ये सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। क्या सवाल था? अगर आप दूसरों को अपनी कब्र खोदने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो खुद क्यों उसके लिए मेहनत करें। चलिए, इस सवाल का आंसर हम
ऐसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आपने जेब कतरे को देखा होगा, वो कहाँ रहता है? रेलवे स्टेशन पे रहता है, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे रहता है। कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म तो नंबर जेब 2 पर कतरा आने जो वाली होता ट्रेन है इस बात को बखूबी से जानता है कि जेब काटने की कुंजी कृपया ध्यान यह दें, है कि प्लेटफॉर्म बटुआ नंबर किस 2 पर जेब आने में है। वाली ट्रेन जब जेब काटने की कुंजी यह है कि बटुआ किस जेब में है। अनुभवी जेब कतरे अक्सर कृपया रेलवे ध्यान दें, स्टेशनों और कृपया भीड़ ध्यान भाड़ दें, वाले जगहों पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 अपना पर आने धंधा वाली चलाते ट्रेन हैं। जब स्पष्ट रूप से जेब कतरों से सावधान लिखा हुआ बोर्ड कृपया लगा ध्यान दें, होता है कृपया ध्यान और दें, बोर्ड प्लेटफॉर्म देखकर नंबर 2 पर राहगीर आने वाली अक्सर ट्रेन अपना बटुआ टटोलते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अभी भी उसके पास है, यानी बटुआ उसके जेब में है। और छुपकर अनुभवी जेब कतरे कि किसी जेब कतरे को अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए खुद भी जेब कतरों से सावधान के बोर्ड लगाते देखे गए हैं। तो भाई इस कहानी से आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब दूसरे खुद अपने कबर खोद सकते हैं, उसमें गिर सकते हैं, तो हम क्यों उसके लिए कबर खोदें, क्यों मेहनत करें। शेयर, लाइक और कमेंट करें।